हेलो स्टूडेंट, आई एम गौरव कौशल, फिजिक्स फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट कोटा। हमने श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया था जिसमें हम लास्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को देख चुके हैं। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे अपना अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नेम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और भी यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए इसी तरीके से लाते रहें। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हुए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दो लॉन्ग पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 2d है और इनके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है जो कि प्लेन से आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब बाहर की तरफ है। ओके ना, बाहर की तरफ मतलब ऐसे। तो यहाँ पे ये हमारे पास दो वायर्स हैं ऐसे, और वायर्स में करंट ऐसे बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है। ओके, तो अब हमें बताना है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग एक्स एंड एक्स डैश, मतलब इन दोनों वायर्स से पास होने वाली ये जो लाइन है इसकी अलॉन्ग जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों वायर्स की वजह से, उसका हमें इस पर ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ बताना है कौन सा ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ होगा। तो दोनों वायर्स में करंट सेम है बाहर की तरफ। ओके ना, तो यहाँ पे हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वायर्स की वजह से वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल। ओके, तो मैं डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पर कुछ लिमिटिंग पॉइंट्स ले लेता हूँ जिसकी हेल्प से हम ग्राफ को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पर, है ना। तो यहाँ पे मैं दोनों वायर्स बना लेता हूँ, ये पहला वायर और ये दूसरा वायर। ठीक है, तो इनके जैसे लिए पास में हम बिल्कुल देखें जहाँ पे R 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर R 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिट और वायर हमारे करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, और पॉइंट इस तरफ अगर ले रहा हूँ राइट साइड तो मैं उसका डायरेक्शन कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वायर करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट की तरफ फिंगर्स, है ना। पाम ऊपर पॉइंट कर रहा है तो पाम ऊपर पॉइंट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव आएगा, और R यहाँ पे जस्ट 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्लस इन्फिनिट तक जाएगा इस साइड। सिमिलरली इस साइड पे ये माइनस इन्फिनिट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन इधर है, पॉइंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, तो नीचे का मतलब डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिट। सेम इस वायर के लिए भी इधर प्लस इन्फिनिट और इधर माइनस इन्फिनिट। तो बाकी को हम इसके सामने नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन्फिनिट के सामने बाकी सारे पॉइंट्स नेग्लिजिबल होंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो इस वाले वायर का डायरेक्शन बीच वाले पॉइंट पे ऊपर आ रहा है, इस वाले वायर का बीच वाले पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो कहीं नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, और सिमेट्री से हम ये बोल सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। अब अगर मैं बहुत दूर वाले पॉइंट्स की बात करूँ इन्फिनिट डिस्टेंस पर, तो जब बी आर का वैल्यू इन्फिनिट लेते हैं हम, है ना, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो जब आर इन्फिनिट होगा तो बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ इस वाले पॉइंट पर, इस वाली साइड पर, क्योंकि दोनों वायर्स में करंट सेम है तो ये इस साइड पर ये वाला हमेशा इफेक्टिव रहेगा तो 0 नहीं हो पाएगा, लेकिन इन्फिनिटी पर दोनों का ही 0 हो गया तो नेट 0 होगा। तो मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इन्फिनिटी से स्टार्ट करूँगा और डिस्टेंस के साथ ये कम होता जाएगा और इन्फिनिटी पे ये 0 पहुँच जाएगा, बट बीच में कभी 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों वायर्स का मैग्नेटिक फील्ड बीच में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी ये नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पर 0 की तरफ चला जाएगा। अब बीच वाले पॉइंट्स की बात करें तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, कम हुआ, 0 पहुँचा दोनों वायर्स की वजह से, फिर वापस ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे कर्व को अगर हम देखें तो ऐसा एक ही कर्व है हमारे पास बी वाला, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट एक्स कोमा वाई पे, कोई भी जनरल पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नीट्यूड तो बताना है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, जैसा हम ऑप्शन में देखकर बता सकते हैं, है ना। तो अब जो आपका वायर है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस प्लेन से बाहर की तरफ होगा, तो करंट किधर जा रहा है नेगेटिव जेड में, तो करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो ये करंट ऐसे वायर ऐसे होगा हमारे पास। ओके ना, और पॉइंट है हमारा एक्स कॉमा वाई, तो मैं जनरल पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इस वायर के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा जो भी ये पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, आर का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करंट अंदर की तरफ है, पॉइंट इधर है, तो अगर हम इस पर डायरेक्शन देखना चाहें मैग्नेटिक फील्ड का, तो करंट की डायरेक्शन में थंब
पॉइंट की तरफ फिंगर्स पाम की तरफ पॉइंट कर रहा है इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया बी। ओके ना। अब बी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड तो हम इजीली लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वायर की वजह से, इन्फिनिट वायर की वजह से, लॉन्ग वायर की वजह से। और आर का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया, बट उसने जो आंसर दिया है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, वाई के अलोंग एंड एक्स के अलोंग। तो अब यहाँ पे ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो बी का ये कंपोनेंट आएगा बी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वेक्टर फॉर्म में वो मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बी साइन थीटा हो गया हमारे पास आई कैप के अलोंग, और जो बी कॉस थीटा है वो नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग है, तो माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हम थीटा और बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बी का वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, और साइन थीटा कॉस थीटा के लिए तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास ये वाला ट्रायंगल, तो ये तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और ये थीटा है। तो यहाँ से मैं साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनका सबका वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, तो बी वेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, बी तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बी का वैल्यू था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बी तो कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा का वैल्यू था वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, और कॉस थीटा का वैल्यू था हमारे पास एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। अब यहाँ से ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, तो इसको कॉमन निकाला तो ये से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे क्या बन गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट गायब हो गया, और ऊपर बचेगा हमारे पास वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे दिया हुआ है जो कि स्पाइरल फॉर्म में हमें इस तरीके से दिया गया है ना, एन टर्न्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, और इसका जो स्मॉलेस्ट रेडियस है वो ए है और जो लार्जेस्ट रेडियस है वो बी है। तो ए से लेके बी तक टोटल एन टर्न्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके ना, और ये यूनिफॉर्मली रखे हुए हैं। तो इस स्पाइरल की वजह से इसमें करंट आई भी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जेड कंपोनेंट क्या होगा। तो यहाँ पे इस स्पाइरल्स को हम रिंग की तरह एज्यूम कर सकते हैं, और सभी में करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन हर रिंग के लिए रेडियस अलग अलग होगा, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ एक एलिमेंट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर कि आर डिस्टेंस पे जाके डी आर विड्थ का एक रिंग मान लेते हैं, और इसके अंदर जो टर्न्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे डी एन, नंबर ऑफ टर्न्स, है ना। टोटल तो एन थे, बट इस रिंग में कितने होंगे डी आर विड्थ की। तो हम यहाँ पर देखें तो ए से बी तक डिस्टेंस में टोटल एन टर्न्स हैं, तो ए टू बी में हमारे पास एन टर्न्स हैं, तो यूनिट लेंथ में कितने हो जाएंगे, एन अपॉन बी माइनस ए। तो इसकी लेंथ कितनी है डी आर, तो डी आर में नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे डी एन, तो उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे किसमें, डी आर लेंथ के अंदर। तो इस रिंग के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, तो रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड डी बी वो क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई, एन कितना हो गया डी एन करंट आई, अपॉन रिंग के लिए हम क्या लिखते थे 2r। तो ये हमारे पास रिंग का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, इस एलिमेंट की वजह से। और डी एन का वैल्यू पुट करें अगर हम, तो डी एन का वैल्यू हो गया हमारे पास एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर। तो ये डी बी आ गया हमारे पास। अब इसमें वेरिएबल क्या है, ओनली आर, बाकी सब कांस्टेंट है। तो लिमिट किस पे लगेगा, आर पर, तो आर
रिंग के लिए तो सबसे छोटा रिंग तो ए रेडियस का होगा और सबसे बड़ा रिंग बी रेडियस का। तो आर पर जो लिमिट है टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो हम लगा सकते हैं ए से लेकर बी तक, ये हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2p माइनस ए, ये तो कांस्टेंट था, और 1/r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log r ln r, और लिमिट लगाएंगे जब उस पर तो ln b/a, दिस विल बी आवर आंसर। ओके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स दिए गए हैं और दोनों में करंट का वैल्यू आई है और इनको हमने इंसुलेटिंग थ्रेड से लटका रखा है, ठीक है ना। तो ये वायर्स ऐसे हैं बाहर की तरफ, लॉन्ग वायर्स हैं ना, तो बाहर सामने से देख रहे हैं तो हमें केवल ये सर्किल दिखाई दे रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई दे रहा है। ओके, तो अब ये दोनों वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है जिसके से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो रिपेल कर रहे हैं तो ये इधर फोर्स लगाएगा इस पर, ये इस पर इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो दोनों दूर हो जाएंगे और ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये थीटा एंगल पे यहाँ पर रुक जाएगा। ओके ना। तो हमें पूछा है यहाँ पर थीटा की टर्म्स में ही, और मास देखा है लैम्डा पर यूनिट लेंथ। तो हमें बताना है कि इसके अंदर वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, वैल्यू ऑफ करंट कितना हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में है दोनों वायर्स और इन्फाइनाइट है, तो हम इन्फाइनाइट लेंथ लेकर तो सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मास भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो हम यूनिट लेंथ के लिए ही बात कर लेते हैं ना। अगर यूनिट लेंथ बैलेंस है तो यूनिट करके पूरा वायर को हम बैलेंस मान सकते हैं। तो यूनिट लेंथ के लिए यहाँ से फोर्स लगा F, ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा, अगर ये लेंथ L है तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास L sin थीटा, और ये भी उस L sin थीटा डबल हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो गया 2L sin थीटा के इक्वल, है ना। और नीचे इसमें फोर्स लगा होगा mg, तो m मास किसके बराबर हो जाएगा लैम्डा, क्योंकि हम यूनिट लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, L = 1, है ना। अब यहाँ से हम देखें तो फोर्स का जो वैल्यू होता है और इनका जो रिजल्टेंट आएगा, तो ये वाला एंगल हमें थीटा दिया हुआ है, तो ये भी थीटा, तो मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा हो जाएगा फोर्स अपॉन लैम्डा जी, जिससे एंगल निकालते हैं वो नीचे आता है ना। तो फोर्स का वैल्यू हम जानते हैं, दो वायर्स में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उनके बीच में जो फोर्स आता है पर यूनिट लेंथ वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πt, बीच दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 2L sin थीटा। तो ये तो फोर्स F का वैल्यू हो गया यूनिट लेंथ के लिए, और नीचे mg हो गया लैम्डा जी। अब यहाँ पे हमें tan थीटा पता ही है, I पता है, मतलब I हमें निकालना है, और I का वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें अगर हम देखें तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो तो स्ट्रेट वायर्स दिए गए और एक सर्कुलर लूप दिया गया है ना, सर्किल दिया गया है। तो इसमें करंट हमें दिया गया है किस तरीके से आ रहा है, यहाँ से इन्फिनिट से आ रहा है, ऐसे फ्लो करता हुआ, यहाँ पे टर्न हुआ, फिर इस लूप में ऐसे फ्लो किया और फिर यहाँ से आगे चला गया। तो इस करंट सिस्टम के लिए हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल कितना होगा। तो सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें बताना है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये वाला पार्ट सेकंड और ये थर्ड। तो इन तीनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ तक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट की द फिंगर्स, पाम अंदर, तो फर्स्ट वाले पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रहा है। ऐसे ही जो सेकंड वाला पार्ट है यहाँ से लेके इन्फिनिट तक, तो इसमें करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट की द फिंगर्स, पाम की द पॉइंट कर रहा है बाहर, तो ये बाहर आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे हम देखें तो इससे आगे वाला पोर्शन तो सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है करंट का, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों की वजह से सेम आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो बचेगा एक तो सर्कुलर लूप की वजह से, है ना, और दूसरा बचेगा इस वाले पार्ट की वजह से, इतना जो सेकंड वाले का इतना पार्ट है इसकी वजह से बचेगा। तो ये डिस्टेंस भी याद है, ये डिस्टेंस भी याद है, तो इस वाले वायर के लिए ये एंगल्स हो जाएंगे 45 45, तो थीटा विल बी 45,
तो अब यहाँ पे हम देखें तो वायर का इस वाले पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा और लूप का भी, सर्कुलर लूप का भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो दोनों को हमें ऐड कर देना है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं लूप की वजह से तो हो जाएगा हमारे पास μ0I/2r, है ना। और जो वायर का ये पार्ट बचा, क्योंकि इसका अगला पार्ट तो ये वाला पार्ट दोनों कैंसिल कर चुके हैं एक दूसरे को, तो इसकी वजह से आएगा μ0I/4πr, डिस्टेंस तो आर ही रहेगा, और एंगल हो गया sin थीटा प्लस sin थीटा दोनों साइड से, और थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास μ0I/2r, तो मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये बचा 1 + 1/2r, तो हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो 2π बचेगा अंदर, और sin थीटा प्लस sin थीटा, तो 2 sin थीटा और थीटा 45, तो ये हो गया 2/√2। ओके, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें हमारा रिजल्टेंट आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया गया देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है SI यूनिट्स में एट द सेंटर ऑफ अ हेक्सागोनल शेप कॉइल, है ना। हेक्सागोनल शेप का कॉइल होगा जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर के इक्वल है, और उसमें कितने टर्न्स हैं 50 टर्न्स हैं, मतलब एक हेक्सागन नहीं होगा 50 हेक्सागन्स होंगे वहाँ पे, एंड कैरिंग करंट I, तो करंट I उसमें फ्लो कर रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। तो हेक्सागन अगर हम देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इसमें कितने टर्न्स हैं n टर्न्स, और हेक्सागन में हम ये जानते हैं कि जो एंगल बनता है सेंटर पे वो 60 डिग्री बनाता है, ये वाला एंगल, और ये दोनों तो 60-60 होंगे, तो अगर ये लेंथ L है तो ये भी L आएगा, ये भी L आएगा। तो इस सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा यहाँ से R, तो ये वाला आधा एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो मैं R को लिख सकता हूँ L cos 30, तो L cos 30 कितना हो जाएगा हमारे पास, cos 30 हो जाएगा √3/2। तो ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर्स का फ्रॉम सेंटर वो हमें मिल गया। अब वायर्स के लिए देखें तो दोनों साइड से एंगल कितना बन रहा है 30-30, है ना। तो जो B है एक सिंगल वायर का, उसका B लिख के मैं इसको 6 टाइम्स कर दूंगा, तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे वायर्स एक जैसे ही होंगे। जैसे इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसमें भी इधर फ्लो करेगा, तो इसका बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका भी बाहर आएगा, तो सभी वायर्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो हम डायरेक्टली एक का लिख के उसको 6 टाइम्स कर सकते हैं, तो 6 टाइम्स इंटू B। तो सिंगल के लिए लिखें तो सिंगल के लिए हो जाएगा μ0NI/4πr इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो साइन थीटा 1 भी 30 डिग्री है और साइन में थीटा 2 भी 30 डिग्री है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जो मैग्नेटिक फील्ड है नेट मैग्नेटिक फील्ड वो हम बता सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता ही है, 50 टर्न्स हमें दिया गया है, और R का वैल्यू लेंथ की टर्म्स में पता ही है, लेंथ का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 मीटर, ओके ना। और लेंथ पता है, R पता है, नंबर ऑफ टर्न्स हमें दिया हुआ है 50। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम हमारा रिजल्टेंट आंसर निकाल सकते हैं ईजिली, ओके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें एक करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, थोड़ा रैंडम शेप है इसका, तो यहाँ से करंट आ रहा है, इधर गया, फिर इधर गया, इधर जाके इधर चला जाता है। तो हमें इसके लिए फोर्स पर कमेंट करना है। तो इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और ये XY प्लेन में रखा हुआ है वायर, है ना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। अब इसने बोला है F यहाँ पे टोटल फोर्स है इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम वायर्स को जो उसके एंड पॉइंट्स हैं उस पर सीधा भी कनेक्टेड मान सकते हैं। अगर वो रैंडमली किसी शेप में रखा हुआ है तो उसका इफेक्टिव लेंथ हम दोनों एंड पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है मिनिमम, उसके अकॉर्डिंग भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वायर ऐसे जा रहा है, बट मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐसे भी अज्यूम कर सकता हूँ। तो इस वाले पार्ट को ना मान के मैं इसको ऐसे सीधा वायर अज्यूम कर सकता हूँ, और इससे फोर्स की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोर्स सेम रहेगा।
तो अब मैं यहाँ से देखूँ तो वायर का जो इफेक्टिव लेंथ है वो हो गया L प्लस R प्लस एल, मीन्स 2L प्लस R, ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ हो गया। और करंट इसमें ऐसा फ्लो करता हुआ रिज्यूम कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, ओके ना। अब इसके बाद हमें फोर्स बताना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहले दिया हुआ है कि B इज़ अलॉन्ग Z एक्सिस, Z एक्सिस मतलब बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वायर मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, लेंथ इफेक्टिव हमारी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला जो था हमारे पास उसे हम लिख सकते हैं I इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी, तो L क्रॉस बी, तो L क्रॉस बी, तो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच में B और L के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया। तो I इंटू 2L प्लस R B साइन 90, तो साइन 90 तो 1 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू L प्लस R, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड ऑप्शन देखूँ, इफ B इज अलॉन्ग एक्स कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है मतलब इसी डायरेक्शन में हो गया B, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और यहाँ पे साइन 0 लिखोगे तो साइन 0 0 होता है, तो फोर्स का वैल्यू वहाँ पे कितना हो जाएगा 0, तो ये भी करेक्ट है। अब ये बोला कि इफ़ F इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई कैप, ओके ना, तो वाई कैप तो ये इधर हो गया और लेंथ इधर है, तो लेंथ और B दोनों के बीच में अभी भी एंगल 90 डिग्री है, मतलब इसी क्वेश्चन की तरह, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस केस में भी जो फोर्स है वो L प्लस R के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ये बोला है कि B इज़ अलॉन्ग Z, तो Z के लिए हम देख ही चुके हैं फोर्स L प्लस R के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम सारे ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक पार्टिकल है मास m और पॉजिटिव चार्ज q का, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी 4i कैप मतलब एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है इनिशियली मीटर पर सेकंड से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, जो कि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग है। द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू L, मतलब इतने ही रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड, इससे बाहर नहीं होगा, तो ये 0 से L इतने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड है आपका, इसके बाद नहीं है। ऑल वैल्यूज़ ऑफ y की सारी वैल्यूज़ के लिए, बट x की वैल्यू 0 से L तक ही लेना है हमें। इसके बाद तो दूसरी साइड पर वो 10 मिलीसेकंड के बाद निकलेगा विद दिस वेलोसिटी, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के लिए अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड तो वही है स्पीड का, है ना, वेलोसिटी का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता है, तो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। तो ये 2√3i कैप मतलब एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा 2√3 से, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2j कैप मतलब इधर मूव कर रहा होगा जब ये बाहर निकला होगा इस रीजन से, मतलब ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो इसका नेट मैग्नीट्यूड तो अभी भी कितना है 4 ही है, तो यहाँ से हम इसका ये एंगल बता सकते हैं। तो ये मान लो यहाँ से इंटर हुआ था किसी स्पीड से v, इनिशियल जो हमें दिया हुआ है 4i कैप, और जब ये यहाँ से निकला था ऐसे घूमता हुआ इधर से चला गया होगा, है ना, कुछ ऐसे गया होगा, तो ये इधर टर्न हुआ है, इसका मतलब कि इस पर फोर्स भी इधर लगना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो सेंटर हमारा फोर्स की डायरेक्शन में होगा, मतलब सेंटर यहाँ कहीं रहा होगा, फोर्स यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ होगा, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है इस केस में। तो ये हमारा सेंटर हो गया जिसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, और ये इस साइड से बाहर चला गया, ठीक है ना। तो अब ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारे पास थीटा, ठीक है ना। तो थीटा का वैल्यू मैं इस वेक्टर से निकाल सकता हूँ, तो tan थीटा अगर मैं देखूँ तो जिससे एंगल निकालना है वो नीचे और दूसरा वाला वेक्टर ऊपर, तो ये 1/√3, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री या π/6 रेडियन, ओके ना। ये हमारे पास एंगल का वैल्यू आ गया जितना ये पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में चला होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसी रीजन में। अब फोर्स इधर लग रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों था, तो फोर्स इधर तभी लगेगा v क्रॉस बी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, तो v क्रॉस बी, तो b किधर होना चाहिए अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगा ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होगा आपका नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग। तो पहला ऑप्शन हमें ए और बी यही दिए रखे, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
कि मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी बताना है और टाइम हमें दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल चल चुका है इस मैग्नेटिक फील्ड में, ओके ना। तो थीटा एंगल के लिए हम थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगल हमारे पास कितना आ रहा है, π/6, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t। और टी का वैल्यू हमें पता ही है, टी को हम लिखते हैं 2πm/qb, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें तो एम हमें दिया हुआ है, क्यू भी हमें दिया हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बता सकते हैं। डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ओके। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसमें आपको 4 पार्टिकल्स दिए गए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, है ना। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, 0। प्रोटॉन पे +E, इलेक्ट्रॉन पे -E, अल्फा पार्टिकल पर +2E चार्ज होता है ना। तो जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं इक्वल वेलोसिटी से, सबका वेलोसिटी कैसा है, इक्वल। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इनवर्ट, अंदर की तरफ, और प्लेन के परपेंडिकुलर। द ट्रैक्स ऑफ द पार्टिकल आर लेबल्ड। तो ये पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रहे होंगे वो हमें यहाँ शो किया हुआ है। और पूछा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करेगा और अल्फा पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फोर्स अभी हमने देखा ही था, फोर्स हम क्या लिखते हैं, Q × V क्रॉस B। तो जो फोर्स है वो V क्रॉस B के अलॉन्ग लगेगा पॉजिटिव चार्ज पर, और V क्रॉस B के अपोजिट लगेगा नेगेटिव चार्ज पर। तो V इस तरफ से एंटर हुए सब, तो V इधर, B अंदर, तो V क्रॉस B। तो पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स इधर लगेगा, मतलब इस साइड, और उस साइड किस पे लगेगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये D वाला पाथ होगा आपका इलेक्ट्रॉन के लिए। और जो ये C वाला पार्टिकल है इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ये क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन। तो ये आपका न्यूट्रॉन हो गया होगा ये वाला पाथ। और B और A इनमें हमें कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, बट कौन सा पाथ प्रोटॉन के लिए होगा, कौन सा पाथ अल्फा पार्टिकल के लिए होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो B का रेडियस है वो बड़ा है A के रेडियस से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियस ज़्यादा आएगा या प्रोटॉन के लिए रेडियस ज़्यादा आएगा। तो रेडियस का अगर हम फॉर्मूला देखें मैग्नेटिक फील्ड में, वो आया था हमारे पास mv/qb। तो यहाँ v भी सेम, b भी सेम, तो m/q देखना है। तो प्रोटॉन के लिए m अगर m मान लें और चार्ज e हो जाएगा, तो रेडियस इसके प्रोपोर्शनल हो गया। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर देखें तो मास कितना होता है उसका, 4 टाइम्स होगा प्रोटॉन का, तो 4 टाइम्स ऑफ m, और चार्ज कितना है, 2e। तो ये जो प्रोटॉन का रेडियस आ रहा है उससे डबल आ रहा है ना। तो जो r अल्फा होगा वो डबल होगा r ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो रेडियस आएगा उसका डबल होगा, मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए रेडियस ज़्यादा होगा। तो रेडियस किसका ज़्यादा, b का। तो b किसके लिए हो गया, अल्फा के लिए, और a किसके लिए हो गया, प्रोटॉन के लिए। तो इस तरीके से हम सारे पार्टिकल्स के पाथ को हम कंपेयर कर सकते हैं, ओके। चलिए ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है जो किस पूरे पार्ट में कांस्टेंट नहीं है, कुछ रीजन्स में कांस्टेंट है, और अलग अलग रीजन में उसका वैल्यू भी अलग अलग है। जैसे x = 0 से a तक 0 है मैग्नेटिक फील्ड, a से लेकर 2a तक मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव है, और 2a से लेकर 3a तक x के लिए जो b है वो नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे हम देखें तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है जो V0 i कैप से, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस रीजन में इंटर करता है एट x = a। तो x = a पर यहाँ पर इंटर कर रहा है वो, ठीक है ना। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज इन दिस रीजन कैन बी। तो हमें बताना है उसका पाथ कैसा रहा होगा, और ये z एक्सिस के साथ इसने दिया हुआ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये तो पॉजिटिव y के अलॉन्ग है, ये नेगेटिव y के अलॉन्ग है। तो अगर x इधर मान लेते हैं हम, z इधर मान लेते हैं, तो y किधर होगा, x × y, तो y अंदर की तरफ होगा, पॉजिटिव y, तो y अंदर की तरफ हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। मतलब ये पॉजिटिव y है, ये y, और ये -y। अब जो पहला पार्ट है a से लेकर 2a तक, है ना, पार्टिकल तो एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव भी है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, किधर की तरफ है, अंदर की तरफ। और पार्टिकल जैसे इंटर करेगा
तो V क्रॉस B, फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, F इक्वल टू Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस B वैक्टर। तो फोर्स लगेगा V क्रॉस B के अलॉन्ग, तो V क्रॉस B है ना। तो जब V क्रॉस B है तो फोर्स किधर लगा, Z एक्सिस के अलॉन्ग। कौन सा Z के अलॉन्ग, पॉजिटिव Z के अलॉन्ग। मतलब पार्टिकल जैसे A पॉइंट पे आएगा तो पॉजिटिव Z के अलॉन्ग उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो Z की तरफ, पॉजिटिव Z की तरफ टर्न हो जाएगा। तो पॉजिटिव Z की तरफ टर्न इस वाले ऑप्शन में हो रहा है, इसमें हो रहा है, बट इन दोनों में नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत होंगे हमारे पास। ओके, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास A और C ऑप्शन बचा हुआ है। तो A और C में हमें देखना है कि अब अगला क्या होगा। तो यहाँ पे A से 2A तक तो ये यहाँ चलता रहा होगा, लेकिन जैसे ही 2A से आगे आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया, नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब बाहर की तरफ। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे चला पहले तो V इस तरफ है, इस इंस्टेंट पे ये 2A पे आ गए हम, है ना। तो V इस तरफ है, अब फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो V क्रॉस B, तो फोर्स इधर लगा, V क्रॉस B, V क्रॉस B इधर, तो फोर्स इधर लगा। तो अगर फोर्स इधर लगेगा तो ये कुछ ऐसे टर्न हो जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में, ओके ना। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास केवल A ऑप्शन ही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आज हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने देख लिए हैं। इनमें से ही क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसके बाद जो अगले चैप्टर्स होंगे उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू।